वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। बड़ा ही डिफरेंट किस्म की ये वीडियो है क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने कभी भी इस तरह से नहीं दिया। ये बेसिकली मैं किचन में खड़ा हूँ, एक किचन तो नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे किचन है क्लाउड किचन के अंदर। इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट भी की थी क्लाउड किचन के बारे में, उसको आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, जो कि मैंने हसन और शारिक के साथ की थी। तो बेसिकली आने का मकसद यहाँ पर ये था कि मुझे खुद बड़ा इंटरेस्ट इंस्टिगेट हुआ जब मैं वो पॉडकास्ट कर रहा था, और इससे पहले जब मेरी बात हुई थी शारिक से, तो मैंने कहा कि मुझे अंदर से देखना है। सो इवेंचुअली वी गॉट द परमिशन, और ये सारा हेयर कैप वगैरह हमने अभी लगाया हुआ है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ के रेगुलेशंस इस तरह के हैं कि आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ती है। मैं पूरा किचन का टूर भी दूंगा, और अभी हम बाहर भी जाएंगे। बाहर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले शारिक और हसन से मैं मिलवाता हूँ आपको। तो शारिक यहीं पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक। थैंक यू वली फॉर कमिंग। और नहीं, आप इनवाइट किया आपने, बड़ा मुझे मज़ा आया पूरा देखकर, और अभी मैं आपको टूर भी करवाऊंगा। इट्स रियली इंटरेस्टिंग के अंदर कैसे काम चल रहा होता है। आप तलावात पे इतने मज़े से ऑर्डर करते हैं, या लेट्स से नून पे ऑर्डर करते हैं, तो पीछे जो वो रेस्टोरेंट जो कि लेट्स से फेमस रेस्टोरेंट नहीं है, वो जो सिर्फ क्लाउड किचन पे चल रहा है, वो कैसे पीछे आपको पता ही नहीं होता कि ये रेस्टोरेंट से आ रहा है खाना या किसी क्लाउड किचन से आ रहा है। तो ये क्लाउड किचन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल बहुत सारे क्लाउड किचन हैं, स्पेसेस हैं। हर ब्रांड ने एक किचन ऑक्यूपाई कर दिया है। देखिए पीछे से जो आवाज़ आ रही है, तलाबात पे ऑर्डर आया है, उसकी आवाज़ उसकी आवाज़ आ रही है। तो तलाबात, डिलीवरू, नून, करीम, ये सारे जो एग्रीगेटर्स हैं, कीता भी अब आ चुका है, एक मेन स्ट्रीम जो है ना एग्रीगेटर है। इस पे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे होते हैं, और उसके बाद यहाँ प्रिपेयर हो रहे होते हैं, और यहाँ से जो है ना वो डिस्पैच हो रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तो आपका बेसिकली ये कंसल्टेंसी का बिजनेस है, प्लस ये कि आपके अपने भी क्लाउड। फुल डिटेल में शारिक से 2 पॉडकास्ट मैंने की थी, एक शारिक के साथ अकेले में और एक हसन भी साथ में थे। तो उनको मैंने दोनों के लिंक लगा दिए, आप उसको जाके डिटेल में देख सकते हैं। अब मैं हसन से मिलवाता हूँ, क्योंकि हसन बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स देख रहे होते हैं। अपना भी क्लाउड किचन है उनका, अपना उन्होंने बनाया है, कुछ अर्से पहले उन्होंने स्टार्ट किया है इससे। तो इनसे ही बात करें। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बस एवन, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। हसन से मेरी मुलाकात आई थिंक 2 साल पहले हमने पहली दफ़ा पॉडकास्ट की थी रियल इस्टेट के ऊपर। 3 साल ऑलमोस्ट, हाँ, रियल इस्टेट पे की थी। उसके बाद फिर दोबारा रियल इस्टेट पर हमने एक कोलैबोरेशन किया था। उसके बाद आई थिंक फिर शारिक के साथ मेरी पॉडकास्ट हुई थी, एंड देन एट दैट पॉइंट यू टोल्ड मी कि आपने क्लाउड किचन के अंदर भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो कैसे आपकी जर्नी थी, और क्या अभी कर रहे हैं आप, और इसमें किस तरह से लोग फ़ायदा ले सकते हैं? अच्छा देखिए, मैंने स्टार्टिंग की थी एक ब्रांड से, और अभी कोई 2 महीने पहले मेरा दूसरा ब्रांड भी लॉन्च हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। अगर देखें इसमें ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें ना, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ठीक है। और कोई भी ऐसा बिजनेस, स्पेशली रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है, जो कि आपको 6 से 8 महीने में ऑपरेशनल ब्रेक इवन पे ले आए, ऐसा फ़िलहाल तो दुनिया में नहीं है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है लोगों का कि जब फूड बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो वो समझते हैं कि फुल फ्लैश रेस्टोरेंट होना चाहिए उनका। क्लाउड किचन की खूबसूरती ये है कि एक इनविजिबल रेस्टोरेंट है, ठीक है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की कि मेरा फूड का अपना ब्रांड भी होगा, और हाथ के हाथ मैं मल्टीपल ब्रांड्स में जाके वर्चुअली अपने कई सारे ब्रांड्स खोल सकता हूँ। तो इसकी खासियत ये होती है कि ऑर्डर जो है वो आपके ही ब्रांड पे आ रहा है, मगर वर्चुअली लोगों को ये नहीं पता कि अच्छा ये डिफरेंट ब्रांड है। मिसाल के तौर पे हसन 1, 2, 3, 4, अब किसी को ये नहीं पता कि हसन 1 किसका ब्रांड है, हसन 2 किसका ब्रांड है। लोग समझ रहे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, मगर ये सारे ब्रांड मेरे पास हैं। सब रेवेन्यू मेरे पास आ रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे डैशबोर्ड पे आ रहा है। ज़बरदस्त। चलें, मेरे ख्याल से हम पूरा एक टूर लेते हैं क्लाउड किचन का। उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो डिस्कस करते हैं, और अभी ज़रा बाहर भी चलते हैं, बाहर देखते हैं कि बाहर का जो डिस्पैच एरिया है वो किस तरह का है। मैंने कहा कि बाहर आके देख लें कि स्टार्ट कैसे होता है। लेकिन ये बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है इस वाले क्लाउड किचन का। अदरवाइज इस तरह से शायद देखिए डिस्पैच एरिया है यहाँ पे। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखें सारे ऑर्डर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। डिलीवरी राइडर्स बाहर मौजूद हैं, देखिए इंतजार कर रहे हैं, चहल पहल लगी हुई है। डिलीवरी राइडर्स यहाँ मौजूद हैं। हाँ, और कभी कभी मैंने देखा बाइक यहाँ खड़े कर रहे हैं, वेव आती है एकदम से ना, ज्यादा राइडर होते हैं, बैठने की जगह नहीं होती, तो इस तरह से राइडर्स का इंडक्शन हो रही है। यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स प्रिपेयर हो जाते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ से फिर राइडर हमारा बंदा यहाँ पर मौजूद होता है, जिसको हम डिस्पैचर कहते हैं। डिस्पैचर देखता है, कोड मैच करता है कि इस राइडर को यही वाला ऑर्डर देना है, और फिर राइडर ऑर्डर लेकर जो है ना वो डिस्पैच। राइट, और हमने हेयर कैप पहना हुआ है क्योंकि दिस इज हेयर कैप इज वेरी मच मैंडेटरी इनसाइड। वैसे जो अंदर काम कर रहे होते हैं उनके लिए ग्लव्स भी मैंडेटरी है, लेकिन हेयर कैप के बगैर हम इंटर नहीं हो सकते। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से लाइट भी इतनी अच्छी नहीं है, तो अंदर चलते हैं दोबारा से।
और अंदर जाके बाकी की डिटेल्स जो है ना देखते हैं, और फिर वो जो कवर करना था हमको डिफरेंट एरियाज वगैरह वो भी देख लेता हूँ। चलो मैं अब आपको किचन्स दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 24 किचन, जैसे मैंने आपको बताया 24 किचन है। कुछ किचन अवेलेबल है, जैसे कि अभी ये किचन S10 हमें नज़र आ रहा है कि ये बैरिकेड किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त अवेलेबिलिटी है, मतलब हमारे पास नए इन्वेस्टर्स आते हैं, नए क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको अकोमोडेट करते हैं। कुछ किचन इस तरह से है जो कि 100% ऑपरेशंस में। अच्छा, इनकी जरा मशीन्स मुझे देखने से बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए ये इतनी सारी मशीन्स, ये देखिए ये तलबात, डिलीवरू, सके नून, करीम, ये सारे मशीन जो है ना यहाँ पे लगे हुए। तलबात है, डिलीवरू है, नून है, करीम है, कीता है। हाँ, मेन एग्रीगेटर्स जो है यहाँ पर कवरेज हुआ हुआ है इनका ना। हाँ, तो ये सारे डिवाइसेस रखी हुई हैं इनके पास। तो ये तो बहुत सारी, मतलब एक ही कंपनी की दो भी रखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि एक ही ब्रांड जो है वो तलबात पे भी ऑन बोर्ड है, डिलीवरू पे भी ऑन बोर्ड है, करीम पे भी ऑन बोर्ड है, कीता पे भी ऑन बोर्ड है। लेकिन ये मतलब लेट्स से 5 एग्रीगेटर्स हैं, तो ये मुझे 5 से ज्यादा लग रही हैं क्योंकि कभी-कभी एक किचन के अंदर एक से ज्यादा ब्रांड भी चला सकते हैं। दैट अभी वो डिस्कस करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, वो वाला पार्ट भी। एक किचन के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स भी चला सकते हैं। ये आपके ये एक रेस्टोरेंट मॉडल से ना बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है। रेस्टोरेंट में आपकी मजबूरी होती है कि एक बोर्ड जो लगा हुआ है वही आप चला सकते हैं, लेकिन एग्रीगेटर पे आप 2 अलग अलग रेस्टोरेंट के तौर पे नजर आएंगे या 4 अलग अलग रेस्टोरेंट के तौर पे नजर आएंगे। कस्टमर को नहीं पता होता कि ये 4 अलग अलग रेस्टोरेंट का ओनर एक ही है, लाइसेंस एक ही है। तो ये लेकिन मशीन ऑफ कोर्स वो मशीन अलग आती है आपके पास। हम तो नॉर्मली मशीनों के साथ को भी अपडेट करके हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लगाते हैं। एक ही स्क्रीन होती है, उसके बैकएंड पे 4 ब्रांड्स हो, 6 ब्रांड्स हो, जितने भी ब्रांड्स हो और जितने भी एग्रीगेटर्स हो, सबका डेटा एक जगह मर्ज होकर आ रहा होता है। ओके, दैट इज रियली गुड। तो इस तरह से कर रहे होते हैं। कुछ कॉमन एरियाज हैं जी, अगर हम कुछ कॉमन एरियाज को कवर करें, जैसे कि ये प्रिपरेशन एरिया है। यहाँ पर चिकन, मीट, फिश वगैरह जो प्रिपरेशन होती है वो ये है। ठीक है, तो आपने मुझे ये बताया था कि ये जो कटिंग बोर्ड कलर के हिसाब से ना, म्युनिसिपैलिटी गाइडलाइंस के हिसाब से कटिंग बोर्ड्स के जो कलर हैं और नाइफ्स के जो कलर हैं वो अलग अलग होने चाहिए। चिकन के लिए अलग होना चाहिए, मटन के लिए अलग, रेड मीट के लिए अलग, चिकन के लिए अलग और वेजिटेबल के लिए अलग, फिश के लिए अलग। तो इवन जो नाइफ के कलर है वो भी, नाइफ के कलर भी बिल्कुल अलहदा होने चाहिए। और वही जिस तरह से अभी ये देखें यहाँ पे मीट कटिंग चल रही है। हाँ। तो मीट कटिंग का जो बोर्ड है वो भी रेड है और जो नाइफ का कलर है वो भी रेड है। राइट। तो ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलना लाजमी है एज पर म्युनिसिपैलिटी गाइडलाइंस। ये पॉट वॉश एरिया है सिर्फ और सिर्फ, ये भी एक कॉमन एरिया है क्योंकि पॉट वॉश जो बड़े पॉट होते हैं वो क्लाउड किचन के अंदर अकोमोडेट नहीं किए जा सकते, उसकी वॉशिंग उस किचन के अंदर अकोमोडेट नहीं की जा सकती, इसीलिए पॉट वॉश का जो एरिया है वो बिल्कुल अलग दिया हुआ है। तो ये जो चिलर्स वगैरह भी जो रखे हुए हैं अंदर भी अकोमोडेट किया हुआ है, आपने देखा चिलर्स वगैरह रखे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। इसी तरह से कॉमन एरियाज भी हैं जहाँ पर वॉक इन चिलर्स वगैरह हैं। राइट, जैसे अब ये कॉमन जिस तरह से ये चिलर एरिया है तो वो ऑलरेडी यहाँ पर इसमें मौजूद होता है ताकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है यहाँ पर मौजूद तो आप उसके अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। प्रिपरेशन एरियाज और भी हैं क्योंकि यहाँ पे 24 किचन है, एक प्रिपरेशन एरिया से पूरी जगह हम कवर नहीं कर सकते। तो प्रिपरेशन एरिया और पॉट वॉश एरिया एक और भी है जो कि अब ये वाला प्रिपरेशन एरिया देखें, ये भी प्रिपरेशन एरिया है। यहाँ पर भी आप कटिंग, चॉपिंग वगैरह, वेजिटेबल के लिए अलग, चिकन के लिए अलग, फ़िश के लिए अलग, रेड मीट के लिए अलग। तो ये सारे एज़ पर म्युनिसिपैलिटी गाइडलाइंस पूरा डिज़ाइन हुआ है, अप्रूव हुआ है, म्युनिसिपैलिटी की इंस्पेक्शन हुई है और बहुत फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस होती हैं यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखा जाता है ताकि उसी हिसाब से अच्छा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि ये प्रिपरेशन एरिया कॉमन है, राइट? अब ये उसके लिए तो बहुत फ़ायदा है जिसके लिए ऑफ कोर्स मीट का सामान, मीट कर रहा है, चिकन कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लेट्स से कम्प्लीटली वेजिटेरियन, उनको ये एरिया यूज़ ही नहीं करना है। जी बिल्कुल। तो उस केस में उनकी कॉस्ट कम होगी या वो बराबर? नहीं, ये कॉमन एरिया हमारे लिए अवेलेबल है, आप यूज़ करें या ना करें, ठीक है। लेकिन वेजिटेबल की प्रिपरेशन का भी एरिया होता है, वेजिटेबल की प्रिपरेशन का भी एरिया है। तो वो तो प्रिपेयर करना होगा, वो समझ लें कि वो उनका वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया का यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा होगा, मीट प्रिपरेशन एरिया का जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट बैलेंस्ड आउट हो रहा होता है कि ये वाला एरिया यूज़ करें या वो वाला एरिया यूज़ करें। प्रिपरेशन एरिया क्योंकि किचन छोटे किचन होते हैं, खैर यहाँ पे तो बड़े किचन हैं, तकरीबन 200 स्क्वायर फीट की एक किचन है, तो किचन के अंदर सारी चीज़ें अकोमोडेट नहीं कर सकते आप, तो इसी वजह से जो है ना कॉमन एरियाज़ का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन ये आ रहा था कि जितने भी किचन, अब लेट्स से यहाँ पर मुझे पता है दुबई के अंदर इंस्पेक्शंस भी होते हैं,
तो इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई इंस्पेक्शन टीम आए, और मेरे ख्याल से सरप्राइज विजिट्स होते होंगे जी बिल्कुल तो रेस्टोरेंट्स में भी होते हैं, यहाँ भी होते होंगे, तो उस केस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फाइन किसको पड़ता है? लेट्स से अब किचन के अंदर कोई मसला आता है तो पूरा किचन के पूरे क्लाउड किचन को प्रॉब्लम आएगा या सिर्फ उस किचन को आएगा? देखें, दो कॉमन एरियाज जो है ना वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, वो हमारी जिम्मेदारी पे होते हैं। जो कॉमन एरियाज हैं, जो डिस्पैच एरिया है या जो प्रिपरेशन एरिया है, वॉशरूम्स हैं, ये सारी चीज़ें उनकी चेकलिस्ट होती है, वो सारी चीज़ें आकर चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ओके होंगी तो ये मैनेजमेंट के, इन एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैनेजमेंट को फ़ाइन लगेगा। और अगर किचन के अंदर, उनके प्रेमिसेस के अंदर कोई हाइजीन लेवल मेंटेन नहीं किया जा रहा, वैसे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको गाइड करते रहें, उनको इम्प्रूव करते रहें, उनकी हाइजीन वगैरह को। अगर कहीं पे नहीं भी मीट किया जा रहा है तो हम करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई होता है तो वो उस ब्रांड को भी फाइन लगता है। सही। लेकिन कॉमन एरियाज में कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे किचन इफेक्ट हो सकते हैं। राइट। तो हम बहुत ज़्यादा इस पे फोकस रहता है कि एज पर म्यूनसिपैलिटी गाइडलाइन सारी जो चेकलिस्ट है उनकी वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे ये आई थिंक ये कुकीज़ बना रहे थे यहाँ पर, ये कोई बेकिंग का सेक्शन है। जी जी। तो आई थिंक हो सकता है कि किचन ही इस बैकग्राउंड पे बनना हो कि उसके अंदर जो है ना काम ही बेकिंग का होना है जी। तो उसका ऑफ कोर्स जो इनका इक्विपमेंट होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। बिल्कुल। अगर वो बर्गर बन रहा है एक जगह पर, वो बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। जैसे एक खाली किचन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस खाली किचन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वुड लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वुड लगा हुआ है और सिंक लगा हुआ है, एक छोटा सा हैंड वॉश की जगह लगी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है अंदर। तो जो भी ब्रांड आएगा नया, वो अपने हिसाब से सारे इक्विपमेंट्स लेकर आएगा, फिट करेगा अपने लाइसेंस पे, और अपने ही लाइसेंस पे अपने वीज़ाज निकालेगा। इजारी मिलती है, हम इजारी देते हैं उसको। अच्छा। यहाँ पर उसी बेसिस पे लाइसेंस निकलेगा, उसी के बेसिस पे वीज़ा कोटा अप्रूवल होगी और उसी के बेसिस पे जो है ना वीज़ा हायरिंग होगी। अच्छा। तो बिल्कुल खाली किचन होता है। तो इसका मतलब है हुड्स होते हैं सिर्फ। राइट। इसका मतलब है कि कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकती है। कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। आप बेकिंग कर रहे हैं तो आपके इक्विपमेंट्स अलग हैं, आप बर्गर पिज्ज़ा बना रहे हैं तो उसके इक्विपमेंट्स अलग हैं, आप कोई ग्रिल आइटम बना रहे हैं तो उसके इक्विपमेंट्स अलग हैं। जब इक्विपमेंट अलग अलग है तो चीज़ें, तो कॉस्ट भी अलग अलग हो जाती है आपकी। रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि किसी की किसी चीज़ पे एक्सपर्टीज़ है, किसी की किसी और चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। नंबर ऑफ आवर्स के ऑपरेशंस पे भी डिफरेंस आता है। क्या किसी को यहाँ पे ये वाला किचन 24 आवर्स यूज़ कर सकते हैं आप। राइट। अगर किसी को 24 आवर्स यूज़ करना है तो 3 अलग अलग शिफ्टों में काम करना पड़ेगा। 18 आवर्स की ऑपरेशंस करनी है तो 2 अलग अलग शिफ्टों में काम करना पड़ेगा। राइट। तो उसी हिसाब से पूरा मैनेज आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी 24 आवर्स का होता है, हो सकता है। अच्छा। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपकी जो कुजीन है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है 24 आवर्स ऑपरेशंस की या नहीं है। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जैसे कि बर्गर है, पिज्जा है, वो सुबह के 5 बजे भी ऑर्डर आ रहा है, सुबह के 4 बजे भी ऑर्डर आ रहा है। दुबई की नाइट लाइफ ऐसी है, रात लेट नाइट तक बाहर से और सुबह के वक्त ऑर्डर आ रहा है तो वो लेकिन कुछ ऐसी जैसे हेल्दी फूड आइटम्स हैं, आपके हेल्दी बोल्स हैं, तो क्या इस टाइम पर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे? क्योंकि जो हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहा है उसका लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आपका इस तरह का कॉन्सेप्ट है तो आपको ऑपरेशन आवर्स उसी हिसाब से रखने पड़ेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स उस ऑपरेशन आवर्स में आ जाएं। क्योंकि देखिए, आपका बिजली का बिल भी बढ़ रहा है, आपको ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ानी पड़ रही है, सारी चीज़ें। रेंट तो आपका फिक्स रहेगा, लेकिन बाकी जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं या वेरिएबल कॉस्ट है वो आपको बढ़ाने पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एज एन एग्जांपल देखें, ये एक बेकिंग का कुकीज़ का ब्रांड है, सही है। बेकिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो किचन के अंदर इक्विपमेंट जो है उसी हिसाब से आपको नजर आएंगे कि डिज़ाइन हुए हैं। तो आपके पास फ्रीज़र है, रिक्वायरमेंट चिलर की रिक्वायरमेंट है, और अगर अंदर हम दिखाना चाहें कैमरामैन के साथ कि ज़्यादातर जो है ना वो ओवन्स रखे हुए हैं और काम हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना ऑर्डर्स आ रहे हैं और डिस्पैच हो रहे हैं और ऑर्डर्स आगे जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो फोकस्ड है वो बेकिंग के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है ना। यहाँ इसके अंदर कोई ग्रिलर है ना, बर्नर्स है ना, कोई और चीज़ है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ ओवन्स पे फोकस हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कैमरा लगे हुए हैं हर पूरे लाइन में, जो है ना लाइन से कैमरा लगे हुए हैं हर जगह ही है इनफैक्ट। क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं, हम अपने टेनेंट को फाइन लगने भी नहीं देते। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ किचन के अंदर एक्टिविटी हो रही है जिसमें हमें लगता है कि चांसेस हैं अगर इंस्पेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम हो, तो हम एक तो सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंस्पेक्शन होती है तो कैमरा की डिटेल्स भी चाहिए होती है, कोई वायलेशन होती है तो कैमरा की डिटेल चाहिए होती है। तो इसलिए जो है ना आपको कैमरास हर तरफ हर किचन के लिए, हर किचन के लिए इंडिविजुअल किचन को फोकस करके जो है ना
वो कैमरा भी लगाया हुआ है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, हम मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसके अंदर वो बात करते हैं, इसकी लॉजिस्टिक्स की और इसकी फाइनेंस की, इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स की। तो हसन से बात कर लें। वो हसन, अभी शारिक ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओवरव्यू हमें दिया, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा नंबर्स पे दोबारा, हमने ऑल्दो के पॉडकास्ट की हुई है, उस पॉडकास्ट को आप जाके देख सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में बात हुई है, बट यहाँ पर भी अगर आपने क्योंकि खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप ज़रा मुझे नंबर्स पे एक्सप्लेन करें। अच्छा वली, देखिए सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात करूँगा। देखिए, अगर कोई भी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं आपको जिसमें आपकी 1-1.5-2 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट है, उससे बेहतर ये है कि क्यों ना 3 से 4 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जाए, जो कि बहुत लो इन्वेस्टमेंट है किसी भी फूड बिजनेस के लिए, राइट। अच्छा, और इसके ROIs इसलिए ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि आपको कोई चीज़ मैनेज नहीं करनी है। सही है। आपको शेफ्स को मैनेज नहीं करना, आपको रिसेप्शन को मैनेज नहीं करना, कैशियर्स को मैनेज नहीं करना, ओवरऑल एम्बियंस को कोई मैनेज नहीं करना, कोई पार्किंग का मसला नहीं, कोई RTA पार्किंग का कोई खर्चा नहीं है। तो उस लिहाज से बहुत ही अट्रैक्टिव है। राइट। साथ साथ किचन के आपकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। जैसे ही हम अभी हैसा स्ट्रीट में, अब हैसा स्ट्रीट का मतलब हमारे सामने दुबई हिल्स है, उसके साथ में अर्जान, मोटर सिटी, स्पोर्ट सिटी, दुबई स्टूडियो सिटी, फिर ईकॉम, इंटरनेट सिटी, फिर आगे विलास भी चले जाएँ, रेबन रैंचेस 1, 2, फिर दमाक हिल्स 1। तो हम ओवरऑल अगर देखें ना, तो जो दूसरी साइड है दुबई की, हम उसको ठीक ठाक कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अलखेल रोड, हैसा स्ट्रीट, इवन के E311 तक हम उसको कवर कर रहे हैं। राइट। बिजनेस में भी कर रहे हैं आप कवर? बिजनेस में भी कवर पूरा, क्योंकि 15 to 20 किलोमीटर्स का सारा स्केल है, ठीक है। तो ये सब का सब ये पार्ट जो है ना, ये कवर हो रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ जैसे कोल्ड आइसक्रीम होती है, आई डोंट थिंक सो कि वो 25 किलोमीटर्स तक आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आइसक्रीम्स एक डिफरेंट चीज़ है, मगर जो कुजीन्स की हम बात करें, जैसे मिसाल पिज़्ज़ा हो गया या राइस हो गए, तो वो चीज़ हो सकती है, मगर जो डिलीवरी राइडर्स होते हैं ना, इनका प्रॉपर बॉक्सेस होते हैं उसको स्टोर करने के लिए, तो वो इतना बड़ा कोई मैटर नहीं होता। सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एग्जैक्ट नंबर्स की, जैसे आपने कहा 3-3.5 लाख दिरहम, 4 लाख दिरहम तक का खर्चा हो सकता है, तो किस तरह से होता है? यानी कि आपको अपफ्रंट देना होता है ये, और ये बात हम कर रहे हैं कम्प्लीटली पैसिवली, अगर किसी को करना है, इसको एक्टिवली भी जा सकते हैं, राइट? देखें, एक्टिवली मैंने सबसे पहले ट्राई किया कोई 2 साल पहले, मगर मुझे लगता ये था कि एक्टिवली। अच्छा, आप 2 साल से कर रहे हैं? हाँ, 2 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस चीज़ में ये था कि आपको खुद जाके रॉ मटेरियल्स देने हैं, शेफ को संभालना है, खुदा न खासा कोई मिसहैप हो जाए आपको उसको देखना है। उससे बेहतर ये है कि कोई और टीम इसको मैनेज करे। देखें, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं मिसाल के तौर पे जदाफ में, और एक खोलते हैं आप नादा में, आपको दोनों की मनी पे करनी है, दोनों के 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें ये हसल नहीं है, ठीक है। एक ब्रांड अगर आप खोलते हैं तो इनिशियल जो आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट वो 2 लाख दिरहम की है, इसमें आपकी ब्रांडिंग, कंसल्टेंसी फी एंड ऑल सब कुछ आ जाता है, जिसमें आप एग्रीगेटर्स के थ्रू लाइव भी चले आते हैं। 1 लाख दिरहम जो है ना, वो आपको एक एक्स्ट्रा रखना है, इसमें आपके रेंटल्स और आके शेफ़ की सैलरीज वगैरह जाएंगी, मगर 3 लाख दिरहम की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको एक ब्रांड सिर्फ खोलना है तो सिर्फ उसमें 40,000 दिरहम की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको एक ब्रांड खुल जाएगा। तो इमेजिन ऐसे कीजिए कि एक वर्चुअली आपके 2 रेस्टोरेंट्स लाइव हैं, कितनी की इन्वेस्टमेंट पे? 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट। राइट। अगर आप 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके 3 से 4 ब्रांड्स लाइव हैं, और यही अगर आप कैलकुलेशन करते हैं रेस्टोरेंट्स की या किसी और चीज़ की, तो उससे आप समझ लीजिए कि बहुत ही माइनर इन्वेस्टमेंट है। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं 3 से, बट आई वुड से नाउ कि आप 3 से स्टार्ट करें, बट उसके बाद विद इन 3-4 मंथ्स आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, तो उसके बाद आप सेकंड रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर्सनली ना मुझसे गलती हुई, मुझसे शारिक ने कहा था कि हसन भाई आप दोनों 2 ब्रांड्स आइएगा, तो मुझे था पहले मैं एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, फिर दूसरे ब्रांड से आऊँगा। होता ये है कि आपके वर्चुअली 2 ब्रांड्स बन गए और मेरे अब जाके बने, इसमें कि एक डैशबोर्ड पे आपको दोनों ऑर्डर्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, मगर इस आइडिया को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मेरा एक क्रिश्चियन रैप के नाम से जो दूसरा ब्रांड है, उसमें है कि अगर आपको लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए, राइट, तो उसका आपको 1 क्वार्टर अगर खाना है और किसी का बजट है 30 से 50 दिरहम तक का, तो वो उसको ऑर्डर कर सकता है। मगर किसी को अगर बड़ा ऑर्डर करवाना है, लेट से 500-600 तक का, तो उसके लिए मेरा दूसरा ब्रांड भी मौजूद है, राइट। और फ्लेवर सेम है? एग्जैक्टली। फ्लेवर्स तो ऑब्वियसली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कुजीन होती है, कुजीन में फिर डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, मगर अगर आप ओवरऑल एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इवन कि मैंने बहुत रिसर्च की फ्रेंचाइजीज पे, ऑल ओवर US ऑलमोस्ट मैं गया, मैरीलैंड गया, ह्यूस्टन गया, कैलिफोर्निया गया,
मगर अंदाज़ा ये हुआ कि जो मुझे वो फ्रेंचाइज मॉडल दे रहे हैं ना, एक तो ये कि उसकी आपकी की मनी बहुत ज़्यादा है, आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपके 3 से 5 साल का, जो कि ठीक है, फेयर डील है। मगर क्योंकि दुबई की मार्केट डिफरेंट है और दुबई की बाइंग पावर डिफरेंट है, तो फिर लोकेशन अगेन मैटर्स अ लॉट। और साथ साथ ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक फ्रेंचाइज लेट से किसी ब्रांड के आप खोलते हैं यूएस में और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लेट से $250K, मगर आप किसी और एरिया में फ्रेंचाइज खोलेंगे तो आपको या तो इक्वल इन्वेस्टमेंट करनी होगी या उससे ज़्यादा करनी होगी। यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 ब्रांड 4 लाख dirham में या 450, जो भी आप, स्केलेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं ये देख रहा था आपका इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ मैं, तो उसमें आप अक्सर वो लगा रहे होते हैं, अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं अपनी अपनी ब्रांड की। सो प्रमोशन के लिए वो तो एक चीज़ है, बट उसके अंदर जाहिर सी बात है कन्वर्जन बहुत कम होगी, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है ज़रूरी नहीं कि वो उस एरिया के अंदर हो, या फिर ज़रूरी नहीं कि वो ऑर्डर करते हो। सो इसकी आप लोग मार्केटिंग कैसे कर रहे होते हैं? मतलब ये थ्रू एग्रीगेटर्स ही होती है या और भी कुछ होता है? देखिए, मोस्टली इसकी मार्केटिंग जो है ना वो एग्रीगेटर्स के थ्रू होती है। ठीक है। अच्छा, पर मार्केटिंग के भी ना एक स्टेप्स हैं। पहले आपकी एग्रीगेटर बेस्ड मार्केटिंग होती है, फिर सोशल मीडिया बेस्ड मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया सेकंड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप इनिशियली अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे होते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे, मगर मेन जो इसकी मार्केटिंग है ना वो एग्रीगेटर बेस्ड मार्केटिंग है। आप उसको पहले कवर अप कर लें तो फिर आप सोशल मीडिया की तरफ आए। अच्छा शारिक, अभी मैं हसन से बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि इसकी स्केलेबिलिटी तो उन्होंने मुझे बताई कि लेट्स से एक ब्रांड खोलें 2, 3, 4 बहुत कम अमाउंट के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, लेट्स से 10% के अंदर अगली ब्रांड आ जाती है। तो कहाँ तक ये स्केल हो सकता है इस तरह से? क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होगी ना कि आप एक किचन के अंदर कितनी ब्रांड चला सकते हैं। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि किचन का साइज़ क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, और इक्विपमेंट्स कौन कौन से आप अकोमोडेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या है। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप एक किचन के अंदर कितने ब्रांड्स को या कितने कॉन्सेप्ट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रांड्स आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हसन का इटालियन है, इटालियन के 4 ब्रांड खोल दिए तो बेस मैरिनेशंस वगैरह जो है वो सेम ही रहती है, थोड़ी बहुत चीज़ें, हाँ, पैकेजिंग डिफरेंट, ब्रांडिंग डिफरेंट हो जाती है। तो लेकिन वो आउटसाइड दी वर्ल्ड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट ब्रांड, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है। तो हम ब्रांड से ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि एक किचन के अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स या कितने कुजीन्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं। कि लेबनीज़ भी कर लिया, टर्किश भी कर लिया, पर्शियन भी कर लिया, इटालियन भी कर लिया, सुशी, जापानीज़ सुशी भी कर लिया, एशियन फूड जैसे चाइनीज़ या थाई फूड भी कर लिया, पैन एशियन फूड, इंडोनेशियन फूड, कौन कौन से हम अकोमोडेट कर सकते हैं। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक किचन की एक अपनी लिमिटेशन होती है, उससे ज़्यादा हम ऊपर नहीं लेके जा सकते। और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई प्रेजेंटेशन ख़राब हो, ऑर्डर्स लेट हो, ये भी फैक्टर्स को हमें देखना पड़ता है। अगर ऑर्डर्स लेट होना शुरू हुए तो एग्रीगेटर पे हमारी विजिबिलिटी लो होना शुरू हो जाती है। ये तो अमेज़न, बिल्कुल अमेज़न वाला, बिल्कुल अमेज़न का मॉडल है। अच्छा, मुझे इसमें एक और चीज़ पूछनी थी कि अगर स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसमें आपका अपना बिजनेस कितना स्केल हो सकता है? लेट्स से अगर आप चाहें कि आपका अच्छा काम चल रहा है और अब आप चाह रहे हैं कि मैं अभी तक एग्रीगेटर के साथ काम कर रहा हूँ, लेट्स से मुझको अब थोड़ा सा अपना खुद भी काम करना है, इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल। आप अपने राइडर्स हायर कर सकते हैं, अपने खुद के राइडर्स हायर करें और वो डिलीवरी करें। सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आएंगे, आपके पास इंक्वायरीज आएंगी जो कि व्हाट्सएप बिजनेस ऑटोमेशन के साथ लिंक होगा। आपके पास व्हाट्सएप पे आया या आपके पीओएस सिस्टम में डायरेक्टली ऑर्डर आ चुका और आप अपने राइडर के थ्रू डिस्पैच कर दें। इसमें हम रिकमेंड ये करते हैं ब्रांड्स को कि आप डिस्काउंट्स ऑफर करें, डायरेक्ट ऑर्डर पे डिस्काउंट्स ऑफर करें। जैसे कि एक एग्रीगेटर का ऑर्डर आया, ऑर्डर जब डिस्पैच हो रहा है तो बैग के अंदर एक 10% का फ्लायर डाल दें डिस्काउंट का। तो जब वो डिस्काउंट अवेल करना चाहेगा वो, क्योंकि आपका ब्रांड उसको पसंद होगा, जब भी वो दोबारा आपसे ऑर्डर करना चाह रहा है, जब वो ऑर्डर करना चाहेगा तो उसके लिए आसानी होगी, 10% डिस्काउंट अवेल कर लेगा और आपका राइडर डायरेक्टली जाकर उसको डिस्पैच भी कर सकता है। राइट। अच्छा, मुझे अभी हमने अमेज़ॉन की बात की ना, तो अमेज़ॉन के अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोग करते हैं, फ्लिपिंग का, कि आपका स्टोर अच्छा चलने लगा तो उसकी एक वैल्यूएशन बनती है और वैल्यूएशन का मल्टीपल की बेसिस के ऊपर आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। मैंने भी अपना ब्रांड फ्लिप किया है, बिल्कुल, और मैंने फ्लिप करवाया भी है। जबरदस्त। अपने क्लाइंट का ब्रांड भी फ्लिप करवाया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर मंथ क्या चल रही है, ओके, और आप कितने पुराने ब्रांड है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है आपकी रिव्यूज़ क्या हैं, आपकी रेटिंग कितनी चल रही है, नंबर ऑफ रिव्यूज़ कितने हैं, अच्छे ऑर्डर्स, अच्छे रिव्यूज़ हैं, बैड रिव्यूज़ हैं, रेटिंग क्या है, इन विजिबिलिटी क्या है इस वक्त, रैंकिंग क्या है आपके ब्रांड की विद इन दिस कुजीन कैटेगरी। जैसे अगर आपका टर्किश ब्रांड है, कोई टर्किश लिखता है तो आप पहले नंबर पे आते हैं या 50वें नंबर पे आते हैं। राइट, सही है। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से हम ही इवैल्यूएशन करते हैं। मतलब एज अ कंसल्टेंट अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं इवैल्यूएट करके बता सकता हूँ कि भाई इस ब्रांड की ये वैल्यू होनी चाहिए।
×40 ×50 तो ×60 तक जाती आपको है। ये डेटा जो है खुद से मिल जाता है या आपको मांगना पड़ता है उनसे कि दिखाएं हमें एक्सेस? बिल्कुल, हमें एक्सेस, हमें हमें हमारे पास एग्रीगेटर का एक्सेस हम उनसे मांगना पड़ता है कि तमाम एग्रीगेटर का, तलबा, डिलीवरू, नून, करीम, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अगर कोई इंडिविजुअल ओनर है तो वो अगर हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है तो टेम्पर्ड भी होते हैं वो डॉक्यूमेंट जो है ना, वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे फिगर्स कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस होता है तलबात का, डिलीवरू का, नून का, करीम का, और उनके बैंक अकाउंट का एक्सेस होता है कि भाई आप दिखाएं कि वाकई जो आप कह रहे थे इतना पैसा आप कमा रहे हैं सारे अखराजात के बाद, तो वाकई आप दिखाएं, डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ करें, अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। तो इन कुछ चीज़ों के साथ फिर हम इवेलुएट करके उसकी इवेल्युएशन बताते हैं कि आपके ब्रांड की राइट इवेल्युएशन ये होनी चाहिए। और उसके बाद फिर एक नया इन्वेस्टर जो भी होता है, जो जिसने मुझे अप्रोच किया होता है, टीम को अप्रोच किया होता है, और अगर कोई चलता हुआ ब्रांड लेना चाह रहा होता है तो हम दे देते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल ब्रांड होगा वो हमेशा हाई वैल्यूज पे फ्लिप होगा। और अगर वो लॉस में जा रहा है ब्रांड, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच के जाने की कोशिश कर रहा होता है कि बस यार मैं नहीं चला पा रहा, और कॉस्ट तो क्या मल्टीपल्स होते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है? जब आपका एनालिसिस सही नहीं होगा कि कौन से एरिया के अंदर कौन सा कुजीन खोलना चाहिए, किस प्राइस रेंज पे खोलना चाहिए, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस टेरिटरी के अंदर उस पर्टिकुलर कुजीन की डिमांड है भी या नहीं है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब रैंडमली स्टार्ट करते हैं तो फिर ज़्यादातर ऐसा होता है कि फेलियर की तरफ नहीं, मेरा मतलब ये था कि कितने मल्टीपल्स, किस तरह से मल्टीपल्स कैलकुलेट होते हैं। लेट्स से अगर मेरा रेस्टोरेंट है जो कि मैंने 4 लाख दिरहम से स्टार्ट किया, और अब मुझको मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर वो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी का 20,000 का नेट प्रॉफिट है मंथ का, किसी एक ब्रांड का 20,000 का नेट प्रॉफिट है, कि जो कि बहुत नॉर्मल है, इतना हो जाता है, तो उसका कभी कभी टाइम्स 60 हम देते हैं। 20,000 टाइम्स 60, 20,000 टाइम्स 50, डिपेंड करता है, वो नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। मैंने बताया इस वैल्यू नेट प्रॉफिट के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स पे कि उसकी रेटिंग क्या है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसका मेन्यू कितना एक्सटेंसिव है, उसकी रैंकिंग क्या है डिफरेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पे, इन चीज़ों पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स को हम देखते हुए फिर इवेलुएट करते हैं कि फाइनली कि ये इस ब्रांड की ये वैल्यू बनती है, ब्रांड वैल्यू, और फिर उस पर फ्लिप। राइट। तो इसका मतलब है कि अगर 20,000 का प्रॉफिट है तो आपकी अराउंड 800,000 दिरहम्स या 1 मिलियन दिरहम्स के करीब की वैल्यूएशन बन सकती है। बिल्कुल, कभी कभी इससे भी ज़्यादा। अभी मैंने रिसेंटली एक ब्रांड फ्लिप करवाया है, वो 1.71 मिलियन पे फ्लिप करवाया है, एक ब्रांड। अच्छा, हाँ। और उसमें कितना टाइम लगता होगा इस तरह, अगर सब कुछ सही चलता रहे तो कितना टाइम लगता होगा? 2 साल के आसपास का टाइम होता है। तो इतना आप मार्केट शेयर कैप्चर कर चुके होते हैं। अगर आप राइट स्ट्रेटजी के साथ जाएं तो राइट स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है। रैंडमली आप इधर उधर सर मारते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा ना डेटा पे बैंक कर रहे होते हैं। डेटा क्या कह रहा है, डेटा क्या बता रहा है। डेटा कह रहा है इस एरिया के अंदर ये वाला कुजीन खोलेंगे तो अच्छा चलेगा, इस प्राइस रेंज पे खोलेंगे तो अच्छा चलेगा। कभी कभी प्राइस कम होने की वजह से भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। बहुत दफ़ा ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि प्राइस बढ़ाने की वजह से ऑर्डर बढ़ गए, क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस थी उनको ये लग रहा था कि यार ये तो पता नहीं क्या खिलाएंगे मुझे, पता नहीं कौन सी मुर्गी, कौन सी चिकन यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमने प्राइस को एडजस्ट किया एज पर कॉम्पिटिशन एनालिसिस, तो फिर ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। तो वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और जो जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, जो रैंडमली खुद से स्टार्ट कर देते हैं किसी कंसल्टेंट की मदद के बगैर, तो बहुत दफ़ा ऐसे चांसेस होते हैं कि इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। कभी कभी ये भी देखने में आया है कि 3-3 लाख 4-4 लाख का रेवेन्यू है एक रेस्टोरेंट का, लेकिन जेब से फिर भी पैसा लगाना पड़ रहा है, बच कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने कॉस्टिंग इतनी ख़राब की हुई होती है, वेस्टेज पे काम नहीं किया होता, स्टाफ ट्रेन नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस F&B में, जिसकी वजह से जो है ना लॉसेस हो रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। अच्छा शारिक, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी जब पॉडकास्ट के अंदर, तो हमने इस पे बात की थी कि एक तो ये कि हमें पता है कि कितनी की इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट 350,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट है। बट उसमें अगर आपसे कोई पूछे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि आपका अपना किचन तो चल रहे हैं बट आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्या फ़ायदा होता है इन कंसल्टेंसी से, आपका क्या उसके अंदर कैश फ्लो किस तरह से मैनेज होता है, कोई सिनर्जीज़ हैं कोई, और लेट्स से मैं अभी इसमें बोलूँ कि मेरे पास 2 किचन ऐड कर लूँ तो उसमें आपके थ्रू मैं करता हूँ, लेकिन आपको इसके अलावा क्या फ़ायदा होता है और उसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा मैं आपके थ्रू? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए वली, इसमें हम सबसे पहले तो हम ना बिजनेस मॉडल बनाना बहुत ज़रूरी है। 2 अलग तरह के हमारे ना स्ट्रीम ऑफ इनकम्स है। एक तो हम मॉडल जब आपको क्रिएट करके देते हैं, हमारी टीम है काफ़ी बड़ी, वो ये एनालाइज करके देती है कि कौन सा एरिया के अंदर कौन सा कुजीन किया जाए, कितने आइटम्स हो, मेन्यू इंजीनियरिंग क्या हो,
रेसिपी कहाँ से आए, ट्रेनिंग कहाँ से हो, एग्जीक्यूशन किस तरह से हो, तो एक ये कंसल्टेशन की अमाउंट में वन टाइम चार्जेस होते हैं। दूसरा ये होता है आपको बेनिफिट हमारे साथ काम करने का कि जो रिकरिंग कॉस्ट है, जो मंथली कॉस्ट है, अगर आपके पास पूरा किचन होगा, पूरा आपके पास होगा, तो आपको पूरा उस किचन का रेंटल देना पड़ेगा। और अगर आपको 18 आवर्स के ऑपरेशंस रखने हैं तो कम से कम 6 स्टाफ रखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग क्लीनिंग, डिश वॉशर, हेल्पर, शेफ, कुक, सारे मिलाकर 6 स्टाफ रखना पड़ेगा। तो आपकी जो मंथली एक्सपेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे साथ काम करने का ये फ़ायदा होता है कि हम अगर अपने ही किसी इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर, मैं जो ऑलरेडी सेटअप किचन होता है ना उसको मैं इंक्यूबेशन सेंटर कहता हूँ, तो हम आपका ब्रांड इंक्यूबेट कर लेते हैं और हमारी सुपरविजन में वो ब्रांड ग्रो कर रहा होता है। तो हमारी सुपरविजन का एक तो फ़ायदा होता है, एट द सेम टाइम आपको पूरे किचन का रेंट भी नहीं देना पड़ता, वो भी शेयरिंग में हो जाता है। और आपको 6 लड़कों की सैलरी भी नहीं देनी पड़ती, सिर्फ 2 लड़कों की सैलरी देनी पड़ती है, बाकी लोग होते हैं हमारे पास किचन में जो कि संभाल रहे होते हैं काम। तो ये हर तरफ से एक तो हमारी सुपरविजन होती है, हमारी नज़रें रहती हैं आपके ब्रांड पे, तो एक ये फ़ायदा है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि जो आप पूरे किचन का रेंट देते हैं वो हाफ किचन का या क्वार्टर किचन का रेंट दे रहे होंगे, 6 बंदों की सैलरी के बजाय 2 बंदों की सैलरी दे रहे तो होंगे। आपकी भी सिनर्जी बन जाएगी उसके अंदर, हमारी सिनर्जी बन जाएगी, कुछ ना कुछ हमें भी उससे बेनिफिट हो रहा होता है मंथली बेसिस पे, कोई ना कोई बेनिफिट। और अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो हम आपके लिए मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी और एग्रीगेटर बेस्ड मार्केटिंग भी। इसमें सारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप जब भी कोई जी जी, हाँ, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइन अप एग्रीमेंट होता है, साइन करते हैं, एग्रीमेंट बनता है और फिर उसके बाद आगे लेके चलते हैं। और ये इसमें वीज़ास भी मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आपके नाम पे लाइसेंस 100% ओनर के नाम पे लाइसेंस होता है, तो उसी बेसिस पे हम वीज़ास भी निकाल कर देते हैं। अच्छा, और इन्वेस्टर को भी वीज़ा निकाल कर देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त आजकल आपको पता है कि वीज़ास के लिए थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई काम करता है और इन्वेस्टर वीज़ा हम उसको आराम से प्रोवाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की है और एक लाइसेंस बनाया है, तो उसी लाइसेंस के अम्ब्रेला के अंदर वीज़ा कोटा ऐड करके हम उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए भी वीज़ा निकाल। अच्छा, मुझे इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर पाकिस्तान में आजकल वीज़ास का प्रॉब्लम चल रहा है, इवन विजिट वीज़ास का मसला चल रहा है, तो अगर पाकिस्तान से बैठकर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो, या कहीं और दुनिया में कहीं और से भी, तो उसको आप वीज़ा निकलवा देंगे? बिल्कुल, इन्वेस्टर वीज़ा। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पाकिस्तान के अलावा भी कोई कहीं पे बैठा हुआ है ना, और अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है, उसको भी प्रॉब्लम है यहाँ पर विजिट वीज़े पे आने में। अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी तक उसको पासपोर्ट नहीं मिला है तो उसके भी यूएई आने में उसके विजिट वीज़ा लगने के चांसेस कम है। तो चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो चाहे दुनिया में कहीं बैठा हो, अगर पासपोर्ट दूसरा नहीं है उसके पास तो उसके लिए प्रॉब्लम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो, जब उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसने लाइसेंस बन गया, तो उसके लिए बहुत आसान है कि इन्वेस्टर वीज़ा लेकर यहाँ पर एम्बेसी आईडी बन जाए और वो यहाँ पर। तो आपके कस्टमर्स किस तरह के हैं? इंडियन, पाकिस्तानी और भी डिफरेंट नेशनलिटी? अरब नेशनल्स भी हैं, जर्मनी से हैं, यूएस से हैं, कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूके से भी हैं क्लाइंट्स, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि बहुत सारे तो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझसे मिले ही नहीं है, हाँ। फिजिकल मुलाकात नहीं की, उन्होंने ऑनलाइन डिस्कशन किए हैं और हम उनका बिजनेस मैनेज कर रहे हैं पूरी तरीके से। सही। अच्छा, एक पॉइंट मुझे अभी याद आ रहा है, हमने ये सारी पॉजिटिव बातें की हैं, बट मुझे ये बताएं कि आपका इसमें कोई ना कोई ऐसे भी लोग आते होंगे जिनका नहीं चल पाता होगा फॉर एनी रीज़न, तो उसका क्या रेशियो बनता है और क्या क्या रीजन हो सकता है उसमें जो आपके साथ करते हैं फिर भी मसला? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस दुनिया में अगर प्रॉपर रिसर्च वर्क के साथ ना किया जाए तो वो फेल भी हो सकता है, उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू उसके सक्सेस के चांसेस से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आया विदाउट रिसर्च वर्क कोई बिजनेस स्टार्ट किया और चल भी गया, लेकिन उसके चांसेस फिर भी कम रहते हैं। कंसल्टेंट के साथ काम करने का एक सिर्फ एडवांटेज होता है कि वो आपके रिस्क को मिटिगेट कर देता है, रिस्क मिनिमाइज कर देता है। कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको ये बोलेगा कि नहीं आप मेरे साथ इन्वेस्ट करें, इस मॉडल पे इन्वेस्ट करें और उसके बाद पैसा ही पैसा है, तो मेरे हिसाब से वो बिजनेस कंसल्टेंट है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि दुनिया भर के बड़े से बड़े कंसल्टेंट के बिजनेस मॉडल जो है वो फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का मॉडल ही इस तरह से, दुनिया का कोई भी बिजनेस फेल भी हो सकता है। हमारी इन्वॉल्वमेंट से होता क्या है कि वो रिस्क को हम बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देते हैं, और अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं चल पाता, इन एनी केस हमने लाख कोशिश कर ली उसके बावजूद नहीं चल पाता, तो हम क्लाउड किचन में बहुत आसानी से हम उसी अम्ब्रेला में रहते हुए, उसी किचन में रहते हुए, उसी लाइसेंस को यूज़ करते हुए हम पूरा बिजनेस मॉडल चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप टर्किश का बिजनेस कर रहे थे और नहीं चल पा रहा, हमने पूरा ख़त्म करके हमने जापानीज़ और सुशी और चाइनीज़ का कॉन्सेप्ट आपका 3-4 इस तरह के ब्रांड्स आपके उसी किचन के अंदर स्टार्ट कर दिए। इक्विपमेंट वगैरह चेंज करने होंगे, इक्विपमेंट चेंज करने होंगे, ट्रेनिंग करवानी होगी स्टाफ की, बस ये थोड़े बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी हम ऑनलाइन
नई फूड फोटोग्राफी के साथ नया ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। शारिक, मुझे ये सारी चीज़ें समझ में तो आ रही हैं। इनफैक्ट मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आया जब मैं किचन के अंदर आया हूँ, तो पहली दफ़ा इस तरह के किसी इन्वायरमेंट के अंदर आने में खुशबुएँ भी आ रही हैं यहाँ पर। सो इसमें अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप पूरी इसमें उनको गाइडेंस देते हैं। मेरे ख्याल से हसन भी इसके अंदर हेल्प आउट करते हैं आपको। हाँ, इन्वेस्टमेंट पार्ट जो है वो हसन देख रहे होते हैं कि कितना कौन से एरिया के अंदर। बाकी हमारे पास पूरी टीम है एक बड़ी जो कि सारी चीज़ें इवेलुएट कर रही होती है, डेटा पे काम कर रही होती है, एग्रीगेटर बेस्ड डेटा पे काम कर रही होती है। तो हम पूरा बताते हैं, पूरा बिजनेस मॉडल बना के देते हैं कि इतनी इनिशियल स्टार्ट में लगेगी, इतनी बाद में लगेगी, ये वाला कुजीन होगा, ये रेसिपी होगी, मेन्यू में ये आइटम होंगे, इस प्राइस रेंज पे हम बेच रहे होंगे, ये आपके ऑपरेशन आवर्स होंगे, इतने लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे। कंप्लीट बिजनेस मॉडल। शुरू के 3 महीने ये आपकी प्रोजेक्शन रहेगी बिजनेस की, 6 महीने बाद ये होगी, 1 साल बाद ये बिजनेस प्रोजेक्शन होगी, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, इतना फिक्स कॉस्ट होगी आपकी, इतनी वेरिएबल कॉस्ट होगी। कंप्लीट मॉडल। अच्छा, ये जो आपने शुरू में 3 लाख दिरहम बताए थे, ये आपके किस तरह से जाते हैं? मतलब इसके अंदर शुरू में आपको कितने देने होते हैं और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने देने होते हैं? 300,000 में से 200,000 जो है ना, ये मॉडल इक्विपमेंट की, लाइसेंस की, रेसिपीज़ की, ट्रेनिंग की, स्टाफ हायरिंग की, ये इन सारी चीज़ों की कॉस्ट है। इसमें हमारी कंसल्टेशन फ़ीस भी होती है। और जो 100,000 जो है वो समझ लें सिर्फ वो बैकअप अमाउंट है जो कि आपको रिकरिंग कॉस्ट, जो रेंट की मद में, सैलरी की मद में आपको मंथली एक्सपेंस करना पड़ता है, तो वो उसके लिए बैकअप के तौर पे जो है ना वो रखवाया जाता है। राइट। ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग एज वेल। और अगर किसी को कांटेक्ट करना हो शारिक से या इनकी टीम से, तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप के लोगों को वैल्यू मिले। वैसे लास्ट टाइम जो वीडियो गई है, ऑल्दो के व्यूज़ उसमें ज़्यादा नहीं थे, उसकी वजह यही थी कि पॉडकास्ट में नहीं पता होता लोगों को कि उसमें है क्या। हाँ। तो लेकिन कंटेंट के अंदर 3000 व्यूज़ थे उसके। तो अगर किसी को यहाँ पर कांटेक्ट करना हो तो अगेन व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम लोग कमेंट, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने किए हैं वो कमेंट से आ रहे हैं जो पिछली पॉडकास्ट में हुए थे। सो डू कमेंट और डू गेट इन कॉन्टैक्ट। अगर शारिक से बात करनी है तो वो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच शारिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।